हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 4, संस्थाओं का कामकाज। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। यानी भारत सरकार के द्वारा जो ज्ञापन जारी किए जाते हैं उन्हें कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। याद रखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और देख लीजिए, कार्यालय ज्ञापन ये है। जो कार्यालय ज्ञापन था 13 अगस्त 1990 का, वो किससे संबंधित था? भारत सरकार के एक सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्त स्थान, इसके लिए सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए थे। SEB के लिए SEBC तो कब प्रकाशित हुआ था? ये 15 अगस्त 1990 को। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी उन्हें एक और नाम SEBC सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज, यानी जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति जनजातियों को ही मिल रहा था। यानी अब तक जो अनुसूचित जाति जनजाति इन्हीं को क्या मिल रहा था? आरक्षण मिला हुआ था। अब SEBC यानी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही है। इसमें 27% आरक्षण दिया जाएगा। जो SEBC है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, इसको 27% आरक्षण दिया गया। कब दिया गया? 1990 में। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। निर्णय करने वाला, नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। यानी जो सरकार है, सरकार के अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति औपचारिक होता है, लेकिन वास्तविक रूप से भारत का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। यानी जो दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित कब किया था? 1979 में भारत सरकार ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? BP मंडल ने की थी। इसी कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग का बनाया था 1979 में भारत सरकार के द्वारा। इसका काम क्या था? भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान कर मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। यानी जो पिछड़ी जातियां हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, इनकी जांच करना और इनके बारे में और इनका पिछड़ापन कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उपाय करने का जिम्मा सौंपा गया था। किसको? BP मंडल को। कब सौंपा गया था? 1979 में। किसने सौंपा? भारत सरकार ने। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद दी, यानी 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसने 1979 में सौंपा गया था और 1980 में रिपोर्ट फिर दे दी। आयोग द्वारा बताए गए उपाय में एक सिफारिश की थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देना है। जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। यह बात किसने की? BP मंडल ने। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। 1979 का लोकसभा चुनाव हुए। जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया। किसने? जनता दल ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? JP नारायण, जयप्रकाश नारायण।
ने घोषणा पत्र आपने पढ़ा पीछे क्या होता है। वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बन गई। इसके नेता कौन बने? वीपी सिंह। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल की रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा को घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बारे में औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों की सूचित किया। संसद में दोनों सदनों को सूचित किया। किसने? वीपी सिंह ने। कैबिनेट के फैसले को कामगार एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश जारी किया। मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली गई। अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और 13 अगस्त 1990 को OM नंबर संख्या यह तैयार हो गई। यही फाइल नंबर। नोट इम्पोर्टेंट। आरक्षण का फायदा क्या होता है कि जिनको सरकारी नौकरी में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, यानी उचित अवसर नहीं मिले हैं, उनको उचित अवसर मिले। आरक्षण का ये मकसद होता है कि सबको समान रूप से उचित अवसर दिए जाएं। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे। अधिक योग्य होने पर भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। जो दूसरे वर्ग थे उनका कहना था ये। कुछ जातियों को मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। कुछ लोगों का मानना था कि जातिवाद बढ़ेगा आरक्षण देने से, जिससे देश की प्रगति एकता पर असर पड़ेगा। यह निर्णय अच्छा नहीं। इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? कोई भी विवाद हो उसका निपटारा कौन करता है? खासकर संविधान से संबंधित तो इसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर जितने भी अदालत में अर्जी गई थी जो आरक्षण से संबंधित थी 1990 वाले से, और सभी को एक साथ जोड़ के उस मुकदमे का नाम क्या दिया गया? इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। कब दिया गया? 1990 में। किससे संबंधित था? जो बैकवर्ड एरिया था उनके लिए था। सोशल एजुकेशन बैकवर्ड एरिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 और सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों को बैठाया और दोनों पक्ष की दलीलें सुनी, इंदिरा साहनी की और इधर से भारत सरकार की। इसको इंदिरा साहनी मामला का नाम दिया जाता है। ये 1990 में आया था। किससे संबंधित था ये? मंडल आयोग से। मंडल आयोग ने क्या किया था? जो स्पेशल एजुकेशन बैकवर्ड एरिया है उनके लिए ये आरक्षण की मांग की थी। किसने की थी? मंडल आयोग ने। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में बहुमत से फैसला लिया। 1992 में बहुमत से फैसला लिया किस पे? जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड एरिया है इसके आरक्षण के लिए। भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में सरकार से इसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने का कहा। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकार इसके कुछ मूल में संशोधन करे। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग अच्छी स्थिति में हैं जो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया कि विवाद सुलझ गया है। यानी जो वीपी मंडल आयोग था इसका काम किसके नियंत्रण में था? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्रालय में था। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अंडर में था। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करती है? सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा
सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है। कौन करती है कर इकट्ठा? सरकार करती है। इसे सेना पर, पुलिस पर और विकास कार्यों पर खर्च करेगी। कौन? सरकार। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। किसके दम पर? टैक्स के दम पर, यानी जो कर मिलता है इसके दम पर बनाई जाती हैं। कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। जो कानून नियम होते हैं कुछ लोग लागू करते हैं, लोग भी होते हैं इनमें। अगर इन फैसलों या फिर से लागू करने में विवाद उठता है तो तय करने वाला कोई होना चाहिए। क्या ये सही है, गलत है, वो कानून है कोई लागू करे है, ये गलत है या सही है, इसके बारे में निर्णय करने वाला कोई होना चाहिए। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने का जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां चलती रहेंगी। ये यहाँ पर बदलने की बात किसके बारे में आई है? नेताओं के बारे में है, क्योंकि नेता 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन जो कार्य है वो तो चलते रहते हैं। उन कार्यों को फिर कौन चलाता है? सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो सरकार तो बदल जाती है, लेकिन जो कार्य चलते रहते हैं उनको देखने के लिए कौन है? विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहा जाता है। यानी सरकार बदलती रहती हैं लेकिन कार्य चलते रहते हैं, इन्हें बोलते हैं व्यावसायिक संस्थाएं। कहते हैं कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से करें। किसी भी देश में जो संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में लिखा होता है, यानी संविधान में निहित होते हैं सभी संस्थाओं के नियम कानून। नंबर 1, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती हैं। नीतिगत फैसले कौन लेती हैं? कैबिनेट और प्रधानमंत्री लेते हैं। और ऐसी संस्थाएं जो सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं भी हैं कुछ, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और संस्थाओं के सहयोग से नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय होता है। यानी जो मंत्री होते हैं ये फैसले ले लेते हैं, लेकिन इनको लागू करने वाला एक निकाय होता है। ये नौकरशाह जिम्मेदार होता है। नौकरशाह, जिसे हम नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, वही नौकरशाह यहाँ पर सरकार के नियमों कानूनों को लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहाँ नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंत सुलझाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय है जो नागरिकों और सरकार के बीच कोई विवाद होता तो सुलझाते हैं। संस्थाओं के काम करना आसान नहीं होता। जो संस्थाएं होती हैं वह काम करना आसान नहीं होता। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंधे होते हैं। यानी ये जो संस्थाएं हैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, ये नेताओं पर निर्भर करती हैं। संस्थाओं कामकाज के लिए कुछ बैठकें और कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होते हैं, कुछ सामान्य रूटीन होते हैं। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। इन संस्थाओं के कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां होती हैं, जो थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायनों में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों का राय होती, विचार विमर्श होता है। लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती हैं। संसद मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। कहाँ पर हुई? संसद में हुई थी। ये ऊपर दिया जो नोट इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। किसका जिक्र? संसद का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने नोट इम्पोर्टेंट हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा होती है। चाहे किसी भी देश में लोकतंत्र हो, वहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी क्या होती है? सभा होती है। जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। यानी जो जनता ने उनको अधिकार दिए हैं चुनकर, उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों
की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। भारत में जितने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनकी जो सभा है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सभा को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी जो संसद होती है लोकतंत्र में, इसको कई तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 अधिकार, किसी भी देश में कानून बनाने की सबसे बड़ी अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। किसी भी देश में सबसे बड़ा कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। जो राज्य कानून बनाने और विधि निर्माण, यानी कानून बनाने और विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका बोलते हैं। विधायिका में क्या बनते हैं? विधि निर्माण होता है और कानून बनते हैं, दोनों होता है। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं। जो दुनिया भर की संसद हैं वो नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं, मौजूदा कानून ख़त्म कर सकती हैं, नए कानून बना सकती हैं। कौन? संसद। और विधायिका के 2 काम होते हैं। एक को काम होता है विधि निर्माण और दूसरा है कानून बनाना राज्य के लिए। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है। इन जो सरकार चलाने वाले कौन हैं? यह लोकसभा के व्यक्ति हैं, जिनके कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और संपूर्ण नियंत्रण होता है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। यानी जो संसद में पूरे हों, जिसका बहुमत हो, वही फैसले कर सकता है। ये बात कही यहाँ पर। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार यदि एक पैसा भी यूज करेगी तो संसद में उसका ब्यौरा दिया जाएगा। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसा खर्च किया जाता है। अधिकांश देशों में जब संसद मंजूरी देती है तभी पैसे का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसे बजट बोलते हैं हम। सार्वजनिक मसलों और किसी देश के राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की ही सर्वोच्च संघ है। यानी सार्वजनिक मसलों पर और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा बहस के लिए सर्वोच्च संघ कौन सा है? संसद है। यानी देश का सरकारी कोई बड़ा मुद्दा है, वो राष्ट्रीय नीति है और बहस करनी है आपस में, तो संसद में ही होती है। सर्वोच्च संघ कौन सा? भारत का संसद है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद किसी बात में मामले में सूचना मांग सकती है। हमें संसद के 2 सदन होते हैं। अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके 2 अधिकार होते हैं। कौन से? चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो पहला सदन होता है, इसके सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? पहला सदन करता है। दूसरे सदन के सदस्य ज़्यादातर परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। परोक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष, यानी इसमें सीधे जनता अपना मत नहीं देती है, अपने वोट नहीं देती है। परोक्ष का मतलब होता है कि जनता के द्वारा न चुना गया, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कुछ विशेष काम करते हैं कौन? ये सदस्य, दूसरा सदन के सदस्य कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? राज्य, क्षेत्र, संघीय इकाई के हितों की निगरानी करना। राज्य की, क्षेत्र की, संघीय इकाइयों की हितों की रक्षा कौन करता है? दूसरा सदन करता है, दूसरा चैम्बर करता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। कौन से हैं? दोनों सदनों में से एक राज्यसभा, जो राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, यानी ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी होती है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। दूसरी होती है पीपल, यानी लोगों का घर। पहली होती है स्टेट। राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोला जाता है?
हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, राज्य को, क्योंकि में राज्य लिखा है। हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है, लोगों का घर, लोकसभा को। भारत का राष्ट्रीय संसद का हिस्सा होते हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, हिस्सा हैं भारतीय संसद का। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं। राष्ट्रपति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति न तो लोकसभा का है न ही राष्ट्रपति राज्यसभा का है, इसीलिए सभी कानून किसकी मंजूरी से लागू होते हैं, राष्ट्रपति के फैसले के बाद सभी कानून लागू होते हैं। नोट इम्पोर्टेंट, लोकसभा बनाम राज्यसभा। हमारी संसद के दो सदन होते हैं। राज्यसभा क्या बोला जाता है, अपर हाउस, याद रखेंगे। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस। इसका मतलब ये नहीं कि ये राज्यसभा लोकसभा से अधिक प्रभावशाली होगी। राज्यसभा ऊंचा जरूर है लोकसभा से, लेकिन लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। कौन, राज्यसभा। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है, हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। अपर हाउस लोअर हाउस हमारे संविधान में प्रयोग नहीं की गई है। राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर किसकी चलती है, लोकसभा की चलती है। लोकसभा सर्वोच्च है फैसले लेने के लिए, राज्यसभा लोकसभा से नीचे है फैसले लेने में। किसी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। कोई सामान्य कानून को पारित करना है तो दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन यदि कई बार दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाता है किसी कानून को लेकर, तो वे दोनों एक मुद्दे पर नहीं आते, तो फिर ऐसे में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन, इसमें जो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, यानी दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। इधर बैठते हैं राज्यसभा के सदस्य, इधर बैठते हैं लोकसभा के सदस्य। सदस्यों की संख्या अधिक है, जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है 543 हैं, इसके 245 हैं, यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 100 अधिक है। तो वह किसकी चलेगी, तो लोकसभा की चलेगी, क्योंकि उसके पास वोट अधिक हैं, मत अधिक हैं। लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, यानी पैसों के मामले में, बजट के मामले में राज्यसभा की कम चलती है, लोकसभा की अधिक चलती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खर्च नहीं कर सकती है। यदि लोकसभा सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित करती है, लोकसभा बजट या और कोई पैसे से संबंधित काम करती है, तो राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती है, न उसको खारिज कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन के लिए देरी कर सकती है, विलम्ब कर सकती है। राज्यसभा जो बजट है, बजट को अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकती है, इससे अधिक दिन तक नहीं रोक सकती है। राज्यसभा रद्द भी नहीं कर सकती है इस कानून को, उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है, लेकिन सुझाव दे सकती है लोकसभा को। किसके संबंधित, बजट से संबंधित। बजट के मामले में राज्यसभा के पूरी तरह से हाथ बंधे हुए हैं। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उसके सुझाव को माने या ना माने, यानी राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझाव को लोकसभा माने न माने, वो लोकसभा पर डिपेंड करता है। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा जो मंत्रिपरिषद है उसको क्या कंट्रोल करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हो। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, जिसको लोकसभा में बहुमत हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, यदि आधे से ज़्यादा सदस्य ये कह दें कि मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सब मंत्रियों को पद से छोड़ना पड़ेगा। यदि आधे से ज़्यादा 50% सदस्य ये कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पसंद नहीं है, विश्वास नहीं है उनको, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यसभा को यह अधिकार
हासिल नहीं है, लेकिन केयू के अधिकार लोकसभा में एक दिन 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 की बात है ये। आइए इस दिन के बारे में हम गौर से अध्ययन करें। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करेंगे। आप अपनी कक्षा में कार्रवाई कर सकते हैं। 11 बजे विभिन्न मंत्रियों के सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों को लिखित जवाब दिए गए। इन प्रश्नों में शामिल थे, यानी जो संसद की बैठक कितने बजे शुरू होती है? लगभग 11 बजे शुरू होती है। कश्मीर के आतंकवादी समूह से बातचीत के बारे में सरकार की क्या नीति है? पुलिस और आम आदमी की अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताए। बड़ी कंपनियों द्वारा दवाइयाँ अत्यधिक महंगी की जाने के बारे में सरकार की क्या राय है? 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में बताया गया था भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्ति के नियम। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वीडियो रोककर इसको अच्छे से पढ़ लें। राजनीतिक कार्यपालिका नॉट इम्पोर्टेंट। जो सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, सभी स्तरों में अधिकारी मिलते हैं। चाहे आप केंद्र का स्तर हो, वहाँ पर भी आपको IAS अधिकारी मिलेंगे, IPS अधिकारी मिलेंगे। प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के अलग अलग सचिव होते हैं। वो क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। वो भी रोज़मर्रा के लिए फैसले करते हैं, ये अधिकारी करते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जनता के लिए जो सबसे बड़े अधिकारों का प्रयोग है, ये नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? जो कार्य करते हैं सभी अधिकारी, चाहे कोई छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे राज्य का लेवल को, चाहे सेंटर का लेवल को, सभी क्या होते हैं? कार्यपालिका अधिकारी होते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। यानी सरकार क्या करती है? सरकार नीतियाँ बनाती है, नीतियों को लागू करने का और कार्य रूप देने का। ये जो नीति लागू होगी इसको कार्य का रूप देने का, या नीति किस प्रकार से काम करेगी लोगों को बताना, ये काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य कार्यपालिका से होता है। कार्यपालिका में कौन होते हैं? कार्यपालिका में सभी जितने भी छोटे मोटे जैसे पुलिस है, कलरक है, ये भी कार्यपालिका में आते हैं। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। कौन से होते हैं? एक राजनीतिक और एक स्थायी कार्यपालिका। जनता द्वारा खास अवधि तक के निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या शामिल होता है? लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा जिसको निर्वाचित किया गया, चुना गया है, चाहे इसमें मंत्री हो या सरपंच हो, ये सब किस में आएंगे? राजनीतिक कार्यपालिका में आएंगे। नेता हैं जितने सभी इसमें आते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। यानी बड़े फैसले कौन करते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका करते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये जनता का अच्छी से प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर लंबे समय तक नियुक्त रहने वाले इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक बोला जाता है जो दूसरे स्तर पर आते हैं। पहली होती है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी होती है प्रशासनिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका। नंबर 1 राजनीतिक कार्यपालिका, नंबर 2 कौन सी है? स्थायी कार्यपालिका, जिसमें नौकरशाह आते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट कहते हैं। जो लोक सेवा में काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट कहते हैं, नौकरशाह कहते हैं। नौकरशाह, सिविल सर्वेंट या क्या कहते हैं? लोक सेवाओं कहते हैं। वो सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पद पर बने रहते हैं। यानी सरकार बदलने पर नेता बदल जाते हैं, लेकिन ये जो कि तो अपने पद पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। राजनीति के तहत कौन होते हैं?
नेता लोग होते हैं जो संसद में बैठते हैं, विधायिका में बैठते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। रोज़मर्रा के जो काम होते हैं प्रशासन के, उनमें सहायता करते हैं। किसकी? जो स्थायी कार्यपालिका उसकी। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका ज़्यादा अधिकार क्यों है। ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है और एक होती है गैर राजनीतिक यानी स्थायी कार्यपालिका, इससे जो राजनीतिक कार्यपालिका को अधिकार ज़्यादा प्राप्त क्यों है। मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जो मंत्री होते हैं नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित, नौकरशाह क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, पेपर पास करके लगते हैं, उसे भी अपने विषय की अधिक महारत होती है और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी होती है। जो वित्त के मंत्रालय में काम करते हैं उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होती है। मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों का तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है। यानी कभी कोई मंत्री बन गया, उस मंत्री को अपने जो मामले हैं उन मामलों की विभाग के उनकी जानकारी नहीं पता होती। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालय से होना आम बात है। या रक्षा मंत्रालय कोई ज्ञान नहीं होता, उद्योग को कोई ज्ञान नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय कोई ज्ञान नहीं होता पूरा। फिर भी इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को है। इसकी वजह यह है कि वह सीधी है। इसकी वजह बहुत सीधी है कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोगों की इच्छा क्या होती है? सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। जो मंत्री है लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। यानी जो इसके जनता द्वारा चुने जाए गए लोग होते हैं, जनता की इच्छाओं के अनुसार ये कोई भी काम करते हैं। कौन करते हैं? जो नेता होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों को प्रति जिम्मेदार होते हैं। लोगों के प्रति जिम्मेदार कौन होते हैं? क्योंकि अगले चुनाव वोट लोगों से उसी पार्टी ने ले रहे हैं, इसीलिए उस पार्टी की ज़्यादा चलती है। इस वजह से मंत्री ही सारे फैसले करते हैं। मंत्री ही ढांचे और उद्देश्यों को तैयार करते हैं जिससे नीतिगत फैसले किए जा सकते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं है। सभी तकनीक मामलों में है। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय में, यानी किसी मंत्रालय का कोई मंत्री है वो अपने मामलों में विशेषज्ञ हो सकता है, कतई उम्मीद नहीं है। यानी अपने मंत्रालय के बारे में मंत्री को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। जितने मामले हैं तकनीकी विशेषकर, इन सभी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प देते हैं, मंत्री के पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक निर्णय लेता है। यानी जो विशेषज्ञ होते हैं मंत्री के सामने अनेक वैकल्पिक दे देते हैं कि आप ये ले कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। फिर मंत्री अपने मुताबिक अपनी जनता को खुश करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार इनमें से चुनाव करता किसी का। नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मंत्री है वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है लोकतंत्र में। विशेषज्ञ तो केवल मंत्री को रास्ता बता सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन उस राय को मानना या उस रास्ते पर चलना किसका काम होता है? मंत्री का काम होता है। यानी मंत्री सबसे बड़ा फैसले लेता है लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री कैसे संस्था है? एक राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले पार्टी के या पार्टियों गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
अगर किसी पार्टी को या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है या नियुक्त करता है जिसे जो संसद में बहुमत हासिल करने की संभावना रखता हो, यानी ऐसी संभावना हो कि ये संसद में अपना बहुमत हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। वैसे तो 5 साल माना जाता है, लेकिन ये 5 साल तय नहीं होता है। लेकिन मंत्री का कार्यकाल 5 साल तय होता है। वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करने के बाद, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ सलाह करेगा। फिर राष्ट्रपति को बोलेगा कि इन मंत्रियों की आप नियुक्ति कर दो, यानी मंत्रियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पर। मंत्री ज़्यादातर उसी पार्टी के या गठबंधन के होते हैं जो लोकसभा में बहुमत वाले हासिल होता है, यानी जिसको बहुमत हासिल होता है लोकसभा में, उसी पार्टी के या गठबंधन के मंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। जो प्रधानमंत्री है वो अन्य मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वह संसद में सदस्य हों, यानी वो मंत्री हैं जो संसद में सदस्य होना चाहिए जिनको मंत्री बनाना है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना दिया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उस मंत्री को मंत्री बनने के लिए 6 महीने के भीतर, कितने 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा या लोकसभा। दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है, तभी क्या बन सकता है? वो मंत्री बन सकता है, अन्यथा उसको 6 महीने के बाद उस पद से हटा दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री अमूमन विभिन्न सत्रों पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। ज़्यादातर 60 से 80 के बीच मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में सारे के सारे मंत्री शामिल होते हैं, 60 से 80। कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं? ज़्यादातर ये सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों का वरिष्ठ नेता होते हैं, सत्ताधारी पार्टी के या गठबंधन वाली पार्टियों के होते हैं। ये प्रमुख मंत्रियों के प्रभारी होते हैं। ये जो प्रमुख मंत्रालय हैं सबके सब इन्हीं के पास होते हैं, प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करती है। जो मंत्रिपरिषद है, कोई फैसला लेना है, कोई काम करना है, उसके लिए बैठक करती हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद शीर्ष समूह होता है, यानी सबसे ऊंचा मंत्रियों का समूह है। तो कौन सा है? कैबिनेट मंत्री है। इसमें 25 मंत्री होते हैं। कैबिनेट में कितने मंत्री होते हैं? यहाँ से एग्जाम पढ़ना 25 मंत्री होते हैं, और 25 ही आयु है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ज़्यादातर ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं उनके क्या होते हैं? प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। ये मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग बहुत कम लेते हैं। यदि स्वतंत्र प्रभार वालों को कहा जाएगा कि आप आइए बैठक में भाग लीजिए, तो भाग लेने के लिए आएंगे, अन्यथा भाग लेने के लिए नहीं आएंगे। कौन से? विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने वाले कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। याद रखेंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कहने पर ही कैबिनेट में जा सकते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। कौन से? राज्य मंत्री। उनकी सहायता करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री है इनकी सहायता करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के काम में हाथ बटाते हैं, जो कि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलाकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक है। समझिए, सबसे ऊपर कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को जब कैबिनेट कहेंगे कि आप हमारी बैठक में भाग लो, तो आ सकते हैं। और राज्य मंत्री किसी प्रकार की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, केवल ये सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं इनकी कैबिनेट मंत्रियों की काम में। लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठक में ही लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो फैसले हैं कहाँ लिए जाते हैं? कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं।
इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को कैबिनेट का रूप कहा जाता है, क्योंकि संसद में ज़्यादातर किसकी चलती है, कैबिनेट मंत्रियों की चलती है, यानी कैबिनेट मंत्री ही प्रमुख फैसले लेते हैं। कैबिनेट की टीम के रूप में काम करती है। कैबिनेट एक टीम के रूप में काम करती है, जिस टीम का कप्तान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले के लिए जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का हो तो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले का खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। कोई भी मंत्री, जो कैबिनेट का कोई मंत्री है, वो उस फैसले का खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है जो कैबिनेट का मंत्री होता है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं। आप पढ़ते हैं कि ये प्रधानमंत्री का सचिव है, ये गृह मंत्री का सचिव है, इस प्रकार सचिव होते हैं। इन्हें हम नौकरशाह बोलते हैं, नौकरशाह। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री की ज़रूरी सूचना मुहैया कराते हैं। ये सचिव अपना फैसला करने के लिए मंत्री को ज़रूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद करते हैं, यानी टीम है कैबिनेट की, उसको मदद करते हैं बाहर से कौन, सचिव। कैबिनेट सचिवालय करता है। कैबिनेट सचिवालय में क्या है कि सचिव बैठते हैं सभी मंत्रालयों के। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों के एक दूसरे के संबंध में बहुत कुछ नहीं लिखा है, यानी संविधान में और मंत्रियों के बारे में, अधिकारों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया है। यानी संविधान में प्रधानमंत्री मंत्रियों के अधिकारों के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है। लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री ने व्यापक अधिकार होते हैं। लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की बैठक होगी तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। वह विभिन्न विभागों के कार्यों को समन्वय करता है। यहाँ पर ये प्रधानमंत्री कौन बैठे हैं, इंदिरा गांधी, और बाकी मंत्री बैठे हैं। ये लक्ष्मण किसने बनाया है, R.K. लक्ष्मण ने चित्र। ये क्या हैं, एक वरिष्ठ कार्टूनिस्ट हैं। जब विभिन्न विभागों में आपस में क्या हो जाए, कोई मामला में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। वह विभिन्न विभागों में क्या रखता है, सामान्य जानकारी। सभी विभागों की सामान्य जानकारी कौन रखता है, प्रधानमंत्री रखता है। सारे मंत्रियों का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है, यानी प्रधानमंत्री ही सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा करता है। जब उसे किसी मंत्री को ऐसा लगे कि कोई मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध चल रहा है, तो मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। कौन, प्रधानमंत्री मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। जब प्रधानमंत्री अपने पद से छोड़ देता है, त्याग पत्र दे देता है, तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता, छोड़ देता है, तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट में सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री है। भारत में सबसे मजबूत संस्था कौन सी है, कैबिनेट मंत्रियों की संस्था। यदि इस संस्था के भीतर भी सबसे मजबूत पूछा जाए तो पद किसका है, तो प्रधानमंत्री का पद सबसे मजबूत है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि वे संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। संसदीय लोकतंत्र में कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र को प्रधानमंत्री रूप ही कहा जाता है। राजनीति में राजनीतिक दलों और पार्टियों की भूमिका बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने का लगा है। प्रधानमंत्री कैबिनेट को भी और संसद को भी नियंत्रित करता है। मीडिया राजनीति और चुनाव के पार्टियों को वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए रूप में पेश करके इसे रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित
करने की प्रवृत्ति देखी है। नहीं, भारत में सारे अधिकार किसके पास सीमित होते हैं? प्रधानमंत्री के पास सीमित होते हैं। भारत में सारे अधिकार किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास होते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। नेहरू ने बहुत सारे अधिकारों का प्रयोग किया था। आज तक सबसे अधिक अधिकारों का प्रयोग किया है तो नेहरू ने किया है क्योंकि जनता पर उसका गहरा प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जो इंदिरा गांधी थी अपने कैबिनेट के मंत्री थे उन सब में बहुत अधिक शक्तिशाली थी और प्रभावशाली थी। किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तिगत पर निर्भर करता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन का दौर चला और गठबंधन के दौर में आपको पता है कि प्रधानमंत्री सभी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है, उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं क्योंकि गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कुछ भी फैसले नहीं ले सकता है क्योंकि अपनी पार्टी के भीतर और भी कई पार्टियों के समूह होते हैं। इन सभी गुटों को समूह को साथ लेकर चलना होता है प्रधानमंत्री को। जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को गठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी देखना पड़ता है क्योंकि उनका समर्थन से ही उसकी सरकार बनी होती है। ये दूसरी पार्टियां अपना समर्थन वापस ले लेंगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इसी समय प्रधानमंत्री का अपना पद त्याग देना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री को दूसरे पदों की गुलामी करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति राजनीतिक व्यवस्था में केवल नाम मात्र का होता है। भारत का राष्ट्रपति किसके समान होता है? ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है। भारत का राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की महारानी से की गई है जिसका अलंकरण अधिक होता है, यानी मैली का अलंकृत अधिक है, यानी पद का नाम बहुत बड़ा है लेकिन अधिकार बहुत कम प्रयोग करता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं का निगरानी करता है, नहीं देश की जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं सभी को निगरानी का काम करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों का हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। यानी जितनी भी संस्थाएं हैं राजनीतिक है, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, इन सब की निगरानी करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। जो राष्ट्रपति का चुनाव है या चयन है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद सदस्य या राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों से चुनते हैं। संसद के सदस्य, संसद में कौन से सदस्य है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। यानी 3 सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। किसके में? राष्ट्रपति के में। राज्यसभा के सदस्य प्लस लोकसभा के सदस्य प्लस विधानसभा के सदस्य 3 नाम भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद के अप्रत्याशित चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। राष्ट्रपति को अपने पद के लिए चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुमत हासिल करना पड़ता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति एक कार्यपालक होता है नाम मात्र का। वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री इसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की तरह प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामलों में भी यही बात लागू होती है। राष्ट्रपति है जो उसके अधिकारों के मामलों में यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप पाएंगे कि ऐसे कि कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। जितनी भी सरकारी जितनी भी गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां, सरकारी गतिविधियां, सब के सब राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीति फैसले राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हुए, यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, दूसरे देशों के राजदूतों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जैसे हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्तों और दूसरे राजदूतों, चुनाव आयुक्त होते हैं जितने भी, और दूसरे देशों में जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, यानी राष्ट्रपति के साइन कोई और करता है। भारत की रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत के रक्षा बल हैं तीनों, उनका सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार हैं, राष्ट्रपति उन अधिकारों का अकेला प्रयोग नहीं कर सकता है, उसके लिए एक मंत्री परिषद की जरूरत होती है, और मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी अपनी सलाह देगा कि आप पुनर्विचार कीजिए किसी मुद्दे पर, लेकिन अगर वह सलाह दोबारा से सलाह मानो या कोई पत्र मानो दोबारा से मिल जाती है, यदि वही सलाह दोबारा से मिल जाती है तो वह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होता है। यानी राष्ट्रपति को एक बार तो सलाह मानने से मना कर सकता है मंत्री परिषद की, यदि वही सलाह सेम डिट्टो दोबारा आ जाए तो दोबारा राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है कौन? विधेयक को। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को पास करके भेज देती है तो फिर राष्ट्रपति को मानना पड़ता है, ऐसा करने पड़ते हैं दोबारा आने पर। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? वह अपने विवेक से कुछ नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उसे सविवेक से करनी चाहिए। राष्ट्रपति सविवेक से क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है कि वो किसी और को प्रधानमंत्री बनाए। यानी बहुमत हासिल हो, चाहे गठबंधन की पार्टी हो, उसी का प्रधानमंत्री चुनने की परमिशन होती है राष्ट्रपति को, उसी को शपथ दिलाता है। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी गठबंधन नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता लोकसभा में, तो फिर क्या करता है? तो राष्ट्रपति अपने विवेक का काम लेता है। राष्ट्रपति अपने विवेक का काम किस में लेता है? केवल बहुमत हासिल न होने की दशा में लेता है। राष्ट्रपति अपने विवेक वह ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। यानी यहाँ पर विवेक का काम करता है। यदि किसी को बहुमत न मिले तब करता है विवेक राष्ट्रपति का काम। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवयुक्त प्रधानमंत्री से एक तय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने का कहता है। लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए एक निश्चित समय में कहता है। कौन कहता है? राष्ट्रपति कहता है, जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसको। राष्ट्रपति की प्रणाली। दुनिया भर के हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में जो राष्ट्रपति है राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। सरकार का मुखिया होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इसी तरह का राष्ट्रपति का उदाहरण है। उसका चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव इसका किया जाता है राष्ट्रपति का। वह अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्त करता है। वह अपने मंत्रियों का चुनाव करता है कौन? राष्ट्रपति, और उनकी नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम भी अपनी विधायिका कानून बनाने का काम भी अपनी विधायिका को अमेरिका में क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। कानून बनाने का काम भी कौन करता है? अपनी विधायिका के सहयोग से अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। विधायिका को अमेरिका में क्या कहता है? कांग्रेस कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में संसद है उसी प्रकार से अमेरिका में क्या है? कांग्रेस। राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो का अधिकार से रोक सकता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कांग्रेस के बहुमत समर्थन की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की कोई जरूरत नहीं होती राष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि वो सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है और न ही उसे किसी के प्रति उत्तरदायी होता है। न ही वो किसी के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता, सारे काम खुद कर सकता अकेला ही, क्योंकि अकेला जनता के द्वारा चुना जाता है। वो उसका 4 साल का कार्यकाल होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। अपनी पार्टी कांग्रेस में बहुमत न होने पर, यदि वह अपनी पार्टी उसकी पार्टी है और कांग्रेस उसकी संसद है, उसमें बहुमत न होने पर भी अपना कार्यकाल आराम से पूरा कर सकता है, जो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुमत न हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो जनता के द्वारा चुना गया है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिकी देशों ने अपनाया है। लातीनी अमेरिकी देशों ने अपनाया है अमेरिका के मॉडल को। सोवियत संघ का हिस्सा रहे अनेक देशों ने भी इसी को अपनाया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है। राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? केंद्रीय होती है, इसीलिए राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। अमेरिका में कैसी प्रणाली है? राष्ट्रपति प्रणाली है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र में बैठता है, इसी कारण से राष्ट्रपतीय प्रणाली है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत, जो ब्रिटेन का मॉडल है उसको कौन मानता है? भारत मानता है। इनमें संसद सर्वोच्च होती है। भारत में और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। हम इस प्रणाली को संसदीय प्रणाली कहेंगे। भारत ने संसदीय प्रणाली किससे ली थी? ब्रिटेन से ली थी। यदि भारत अमेरिका से ले लेता तो उसे क्या बोलते? उसे बोलते फिर राष्ट्रीय प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता उसे, राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली का फायदा ये होता कि फालतू की तनख्वाह नहीं देनी पड़ती किसी को। राष्ट्रपति की प्रणाली बहुत अच्छी है। नॉट इम्पोर्टेंट लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावशाली और शक्तिशाली न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद न्यायालयों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। इन देश में विभिन्न स्तरों पर, जैसे अधीश न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, जिला अदालत है, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। छोटे से लेकर बड़े तक देश में जितने भी अदालतें हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। देश के विभिन्न स्तरों में मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। इस बॉक्स में यह बताया गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बुश, एक बार यह 2005 में का कार्टून है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे बुश। अमेरिका की जो न्यायपालिका है उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है बात की तरह। भारतीय न्यायपालिका पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर पर न्यायालय सभी होते हैं। इन न्यायालयों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहा जाता है। एकीकृत रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। यानी सबसे ऊपर जो न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय, वो पूरे देश की न्याय व्यवस्था को कंट्रोल में करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। देश की सभी अदालतों को उसके फैसले मानने पड़ते हैं। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा वो देश की सभी अदालतों को मानना पड़ेगा। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच हो, नागरिकों सरकार के बीच हो, दो राज्यों के बीच हो, इन सब मामलों की सुनवाई कौन कर सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। केंद्र व राज्य के बीच हो, इन सभी की सुनवाई कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। केंद्र व राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, नागरिकों सरकार के बीच, देश के नागरिकों के बीच। यह फौजदारी और दीवानी मामलों की अपील के लिए सर्वोच्च संस्था होती है। फौजदारी मामले और दीवानी मामलों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च संस्था है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सभी मुकदमे आखिर में वहीं पर जाते हैं। यह उस न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। उस न्यायालय है, उसके खिलाफ सुनवाई कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यदि कोई फैसला उस न्यायालय ने दिया है तो उस फैसले को बदल सकता है कौन? बदल सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। यानी जो न्यायाधीश हैं, सरकार के जो सत्ता में सरकार है उसके निर्देशों के मर्जी के अनुसार काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें और विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। जो लोकतंत्र होती हैं आधुनिक, वहाँ पर जो अदालतें हैं और विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। अदालत विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं है, इनसे स्वतंत्र है। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मशवरे से नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, लेकिन इसमें किसकी सलाह होनी जरूरी है? प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मिलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को चुना जाता है। एक व्यवहारिक तौर पर कोई कानून नियम नहीं है, केवल व्यवहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही क्या चुना जाता है? मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उस न्यायालयों के नए न्यायाधीशों के चुनते हैं, उस न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका का दखल की गुंजाइश बेहद कम होती है। जो कार्यपालिका है उसके गुंजाइश की बहुत कम गुंजाइश है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका का दखल बहुत कम होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति में। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जो वरिष्ठ न्यायाधीश है ज़्यादातर वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इसमें प्रधानमंत्री की सलाह की भी जरूरत नहीं होती इतनी खास। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसको हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाना जितना मुश्किल है। यदि भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो इसी प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सेम है। याद रखेंगे 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। जब दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत, यानी राज्यसभा में अलग 2/3 और लोकसभा में 2/3 अलग बहुमत, इन दोनों का 2/3 बहुमत हो तभी उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। भारत की न्यायपालिका बहुत अधिक प्रभावशाली है। सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उस न्यायालयों को देश का जो संविधान है इसकी व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ, तो केंद्र व राज्य स्तर पर ऐसा कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। यदि विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा कोई कानून बनाया जाए संविधान के खिलाफ, या केंद्र या राज्य सरकार कोई कानून बना दे या कोई कार्रवाई कर दे संविधान के खिलाफ, तो उसको रद्द कर सकते हैं कौन? राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और देश के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय। किसी कानून या कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, यानी उसकी पूरी जांच करते हैं कि जो कार्यपालिका के द्वारा या विधायिका के द्वारा जो काम किया गया है वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो संसद है भारत की, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती है। जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको नहीं बदल सकती है संसद। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। भारतीय न्यायपालिका का अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? स्वतंत्र रूप से भारत की न्यायपालिका। अदालत सार्वजनिक हित है। अदालत का सार्वजनिक हित कौन सा है? मानव अधिकारों को संरक्षण देना। सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। सरकार की कार्रवाई जनहित के में कोई ठेस पहुंचा है, सरकार की किसी कार्रवाई से किसी के जनहित को ठेस पहुंची तो अदालत में जा सकता है। इसे जनहित याचिका बोलते हैं, यानी जन के हित में याचिका। यदि किसी के हितों का अपेक्षा करती है सरकार, हनन करती है, तो वो अदालत में जा सकता है। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकती है। यानी सरकार के दुरुपयोग की शक्ति को रोक सकती है कौन? अदालतें। हस्तक्षेप करती हैं, वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका का काफ़ी विश्वास हासिल होता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस जे खेर 25 जुलाई 2017 को संसद के केंद्रीय सभागार में रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। गठबंधन सरकार क्या होती है? विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन बनी सरकार। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति फैसले करने का अधिकार हो। इस संविधान के अनुसार जो नीतिगत फैसले ले सकता है उसे कार्यपालिका बोला जाता है। सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश के व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की, लागू करने की, उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार की किसी देश के लोगों को और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानूनों का विवाद का निपटारा करने का अधिकार रहता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका, आप यदि न्यायपालिका शब्द कोई प्रयोग करें तो सारी देश की न्यायपालिका के लिए होता है वो शब्द। विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनकी एक सभा होती है जो देश का कानून को बनाने का अधिकार है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने का, बजट बनाने का, दूसरे विधेयकों को बनाने का अधिकार है। कार्यालय विज्ञापन क्या होता है? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले नीति के बारे में बताया गया हो। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले और नीति के बारे में बताया गया हो। राजनीतिक संस्था देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाएं। आरक्षण भेदभाव के शिकार वंचित पिछड़े लोगों को समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक स्थानों में पद में सीटों के लिए आरक्षित, जैसे SEBC को दिया गया था 27% आरक्षण। राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। घरेलू और विदेशी नीतियां बना सके। सरकारें बदल सकती है पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र, राज्य को समानार्थक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी देश को हम राष्ट्र भी कह सकते हैं और राज्य भी कह सकते हैं। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर प्रशासनिक इकाइयों के प्रांतों के लिए किया जाता है। प्रांतों को भी राज्य बोला जाता है, प्रशासनिक इकाइयों को राज्य बोला जाता है। देश के रूप में भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चलिए हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए
अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्याचिका के लिए कह सकता है? मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेता को चयन कर सकता है? बिल्कुल नहीं, केवल इसका गैर ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश राजनीतिक कार्यपालिका पूछा है। जिलाधीश का सचिव, गृह मंत्री होता है। बाकी ये सभी क्या होते हैं? ये राजनीतिक के नहीं होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं जिलाधीश और सचिव और पुलिस महानिदेशक, क्योंकि सरकार बदलने पर ये नहीं बदलते हैं, जो के त्यों रहते हैं ये। न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन बयान गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी होती है? नहीं, प्रत्येक कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। अगर किसी कानून के संविधान की भावना के खिलाफ है, संविधान के भावना के खिलाफ है, तो उसे न्यायपालिका अघोषित कर सकती है। बिल्कुल सही है ये, पहले वाला गलत है, ये पहले वाला गलत है, दूसरा सही है। न्यायपालिका कार्यपालिका स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता तो वह अदालत जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन इसका पहले वाला गलत है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, वो तो केवल समीक्षा करता है उनकी कि भाई संविधान के खिलाफ तो नहीं है कहीं, ये बस ये देखता है, लेकिन मंजूरी तो राष्ट्रपति देता है इसको। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश की मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? कानून में संशोधन सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं, संसद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, उस मंत्रालय का बयान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया है। देश से जूट निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। ये किसका होगा? ये होगा व्यापार और वाणिज्य, इसमें आएगा व्यापार में, क्योंकि जूट का निर्यात का संबंध व्यापार से होता है, व्यापार होता है वाणिज्य में, और उद्योग लगाए जाएंगे इसके अंतर्गत। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। टेलीफोन किस में आता है? संचार का साधन है, तो संचार कौन से में है? तो 5वें में है संचार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिके हुए चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। गेहूं क्या है? चावल क्या है? फसल है तो कृषि में आएगी, कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। प्लस पोलियो अभियान किस में आएगा? स्वास्थ्य में आएगा। ऊंची पहाड़ियों में तैनात सैनिक आएंगे, सैनिक रक्षा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकार का इस्तेमाल करती है। सड़क, सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचाओं के विकास और निर्माण की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का काम कौन करता है? सड़क का और सिंचाई का कौन करेगा? इसका काम करेगी ये राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर पर क्या होती है? विधायिका। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने के संबंधी कानून बनाने की कमेटी का सुझाव पर विचार विमर्श करती है। कौन करेगी? संबंधित कानून बनाने के लिए कमेटी, इस पर कौन करेगी? न्यायपालिका काम करेगी। न्यायपालिका काम है कानून का देखरेख करना, विचार विमर्श करना। दो राज्य और सरकारों के बीच कानून का विवाद उसे कौन करेगा? न्यायपालिका। भूकंप पीड़ितों की राहत प्रयास कौन करेगी? इनको देगी कार्यपालिका देगी। कार्यपालिका में मंत्री भी होते हैं और शाही भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो राजनीतिक कार्यपालिका वो काम करेगी भूकंप और राहत के लिए, यानी सरकार। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए एक बार फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देख लेते हैं शुरू से, मोटे मोटे आंसर जल्दी करके। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुनने जाने तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद ले सकते हैं? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? गृह मंत्री। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है? क्या गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती, समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित में से राष्ट्र संस्थाओं में से कौन सी संस्था मौजूदा कानून का संशोधन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।